नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना से बचने के लिए दूरी बनाना है और मास्क लगाना है। आज से 7 वर्ष पहले भारत पूरी दुनिया को देखता था। आज देश विकास के उस मुकाम पर खड़ा है जहां अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया भर के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। चौधरी जी, कोरोना कालखंड में ये समारोह हो पाएगा, ये वास्तव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के सामने एक चुनौती रही होगी। लेकिन उस सब के बावजूद याद रखना, हर विपत्ति आपको एक अवसर भी देती है और हर सफलता आपके सामने एक चुनौती भी देती है, और इन दोनों के बीच में जो समन्वय बना के चलता है वही जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और यह कार्य आप सब ने भी, जैसे यह देश कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, वहां से राह बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाइयों से संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ नयापन देखने को मिला है। ऐसे ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने, शासन ने, प्रशासन ने जो भी कार्य योजना तैयार की, उन सब का पालन करते हुए हम कोरोना से भी लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा जगत की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करते हुए अपने सामान्य कार्यक्रमों को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए सकुशल संपन्न करेंगे। और आज का ये समारोह उसी कुशलता का, उसी सफलता का एक आदर्श उदाहरण बन रहा है, जिसमें लगभग 600 से ऊपर छात्र छात्राओं को पुरस्कार और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रदान करने अभी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों के हाथों से उपलब्ध होगी। तो सफलतापूर्वक आयोजित होने वाले समारोह अपने आप में इस कहानी को हमें प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्यगण हैं, जितने भी उनके सहयोगी आचार्यगण हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, जिन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, यह वर्ष उनकी 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और साथ साथ मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज का शताब्दी वर्ष का भी आयोजन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरक्षपीठ की ओर से अलग अलग आयोजनों के माध्यम से संपन्न हुए हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, हम लोग यहाँ पर अक्सर इस प्रांगण में न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बल्कि हमारे विचार प्रवाह से जुड़े हुए सभी संगठनों के कार्यक्रम भी हुआ करते थे। और मंच कैसे बनना है, कब बनना है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब झंझावतों से ऊपर उठाते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने और उनकी पूरी टीम ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के इस 125 वर्ष और 100 वर्ष के इस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान गोरखपुर के वासियों को एक भव्य मंच भी प्रदान किया है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह में हमारा दूसरा कार्यक्रम इस मंच पे हो रहा है। तो मैं उस पूरी टीम को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इस मंच का उपयोग तो हम ही लोग बार बार करते रहेंगे। इसलिए
एक अच्छा मंच देने के लिए भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी बधाई देता हूं और संस्थाएं इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहें, इसकी शुभकामनाएं भी देता हूं। याद रखना, हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे पूरे जीवन को पाप और पुण्य दो शब्दों में जोड़ करके रखा है। ये मान्यता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, बुरा करेंगे तो पाप की भागीदार बनेंगे। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में भी यही सत्य होता है। आपका जीवन आपके कर्मों से अगर आगे बढ़ता है, आपके कृतित्व से आगे बढ़ता है, आप अपने लक्ष्य को यशस्वी बनाते हैं, तो वह न केवल आपके लिए बल्कि जिस संस्थान से आप जुड़े होते हैं उस संस्थान के लिए, आपके सहयोगियों के लिए और समाज के लिए वह एक प्रेरणा होती है। संस्थाओं के साथ भी ये बातें होती हैं। संस्था का जो प्रमुख है, वहां का प्रधानाचार्य होगा, प्राचार्य होगा, प्रभारी होगा, उनकी जो टीम है आचार्यों की, शिक्षकों की, अभिभावक और छात्र, ये सभी मिलकर के एक साथ जिस एक टीम का गठन करते हैं, ये टीम अगर एक साथ मिलकर के उस संस्था को एक नई ऊंचाई के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हो तो संस्था यशस्वी बनेगी। यशस्वी बनेगी तो न केवल आत्मसंतुष्टि की अनुभूति उस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों के अंतःकरण में होगा, बल्कि जो भी उस संस्था के संपर्क में आएगा, उसके साथ जुड़ेगा, उसे स्वतः आत्मसंतुष्टि की अनुभूति भी होगी और वह अन्य लोगों के लिए भी उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बार बार उसका नाम लेगा। उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना होगा। याद रखना, जीवन में हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कृतित्व के माध्यम से स्वयं को, अपनी संस्था को, अपने आसपास के प्रवेश को यशस्वी बना सके, प्रेरणादायी बना सके, लोग उसका अनुसरण कर सके, इस प्रकार का बना सके। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सामने ये चुनौती, विभिन्न संस्थाओं के सामने चुनौती निरंतर बनी रहेगी। आज देश बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ा है। दुनिया भारत का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रही है। आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था। और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। हम पिछलग्गू बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई दें। नए कृषि कानून को लेकर किसानों के प्रदर्शन के बीच अब राकेश टिकैत ने अपनी मांगों को प्राइम न्यूज के जरिए सरकार के सामने रखने का मन बनाया है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर लिखित कानून की मांग की है और साथ ही किसानों के आंदोलन के बारे में तमाम जानकारियां दी है। देखिए हमारे संवाददाता यश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। लगातार पिछले 14 दिन से किसान आंदोलन इसी तरह जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रैक्टर पर, जो एक अन्नदाता की निशानी है, और हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, बातचीत लगातार जारी है सरकार से, कहाँ पेच फंस रहा है? सरकार कह रही है कि हम संशोधन करेंगे, आप अड़े हैं कि कानून वापस लीजिए, कैसे होगा समाधान? हो जाएगा, हम तो बिल वापसी होंगे तो ही किसान यहाँ से जाएगा।
बगैर बिल वापसी के किसान नहीं जाना। एमएसपी पे कानून बना दो, क्योंकि किसान बर्बाद होकर आया है पूर्ण रूप से। किसान 32 साल बाद में यहाँ पे आया है, तो किसान तो वापसी नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है कि हम लिखित में दे रहे हैं, तो भरोसा नहीं हो पा रहा है क्या सरकार? लिखित से कुछ नहीं होना ना, लिखित से कुछ नहीं होना। हाँ। उस पर कानून बनाना पड़ेगा। जिस चीज पे इनको कानून बनाना था उस पर तो कानून नहीं बनाया, जिस पर नहीं बनाना था उस पर कानून बना रहे हो। तो किसान को जो मारने का जो प्लान है, इस पे किसान सहमत नहीं होगा। इसको तो जानकारी होगी। कोरोना काल में जिस तरह से बिल लेकर आए हैं, तो किसानों को तो जानकारी होगी। अब आ गया हो। मतलब कहीं भी जो बात करी जा रही है कि राजनीतिक दल जो है इसको एक तरह से राजनीति का मंच बना रहे हैं, इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति से रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो सिर्फ किसानों के हित में है, नहीं चाहता है कि कोई राजनीतिक दल आए और समर्थन करे। हमें तो कोई मिला नहीं यहाँ पर राजनीतिक दल बड़ा, ना यहाँ रात को कोई सोता मिला। हम भी बहुत देखे हैं रात को तो किसान ही लौटता है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, एक सवाल और है सर कि जो 5 बिंदुओं का खाका जो सरकार की तरफ से आपको मिला है कि जो संशोधन करेंगे, जिसमें फराली का जुर्माना है और प्राइवेट बायर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन वो सब चीज़ें हटा के सिर्फ यही चाह रहे हैं कि बस कानून वापस ले रहे हैं। लग रहा है कि टालने की कोशिश है सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार अपना प्रस्ताव देती है कि किसान इस पर मान जाएगा, इस पर मान जाएगा। अभी उसमें है कुछ नहीं जो वे लिखित में दे रहे हैं। कानून वापसी एक समाधान है और एमएसपी पर कानून बने, ये एक बड़ा। एक आखिरी सवाल सर, अब क्या होगा आगे रणनीति क्या है? कोई बातचीत नहीं हो रही है? बैठे नहीं। जिस तरह से आह्वान किया है कि 14 दिसंबर को भी सारे टोल प्लाजा बंद करेंगे, इन सब पे पूरा अमल है? करेंगे, बात करेंगे। 14 की तो कई दिन है, अभी चल रही बात। जब तक बैठेंगे? हाँ, बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर कहना है राकेश टिकैत का कि लगातार जब तक कृषि कानून को सरकार जो है, इन 3 कानून को वापस सरकार नहीं ले लेती, जब तक इसी तरह से किसान आंदोलन पूरे देश भर में जारी रहेगा। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ महेश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण घट रहा है। 24 घंटे में वायरस में 24 लोगों की मौत हुई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। इन्होंने बताया कि अब तक 2 करोड़ 9 लाख सैंपलों की कुल जांच हो चुकी है और इसी के आधार पर इन्होंने ये जानकारी दी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार प्रदेश में घट रहा है। दिवाली के चलते वायरस बढ़ने की आशंका थी, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छा प्रबंधन होने के चलते ये संक्रमण नहीं बढ़ा। 5,32,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 24 लोगों की वायरस के चलते मौत हुई है। होम आइसोलेशन में 10,000 से कम मरीज इस वक्त प्रदेश में हैं। 24 घंटे में 1,67,000 सैंपलों की जांच भी की गई है, इसकी जानकारी भी इन्होंने दी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। इस बीच लगातार चौथे दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला। इस बीच हरदोई में यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता, समाजवादी छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा की अगुवाई में किसानों को उनका हक दिलाने को लेकर एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। वहीं जैसे ही सपा नेता पदयात्रा के लिए सड़कों पर निकले, वैसे ही पुलिस ने लोगों को रोक लिया। वहीं पदयात्रा निकाल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बहस भी की और नोकझोंक भी हुई। सपा नेताओं ने कहा कि पुलिस लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसानों के हक की आवाज उठाने को लेकर दबाने का काम करती है। साथ ही पुलिस के इस एक्शन के पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 7 दिसंबर से लगातार आज हम लोगों को चौथा दिन है। हम लोग किसानों की हकों की लड़ाई को लेकर रोडों पर उतरने का काम कर रहे हैं और अपनी बात को लेकर रोड पर हम लोगों ने बैलगाड़ी चलाकर उस भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध किया। ट्रैक्टरों पर बैठकर पद यात्रा कर, साइकिल रैली कर लगातार उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि किसान ही सबसे मजबूत रीढ़ है उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने को, देश की सरकार बनाने को। उसके साथ ऐसा छलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रहे है, उसको नहीं करना चाहिए। जिसकी
आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी चुनौती के साथ अपने घर से पैदल निकलने का काम किया और गिरफ्तार हुए। और उनके इस आह्वान पर हम समाजवादी लोग लगातार आज चौथे दिन उनकी मांग को, किसानों के हक के लिए लड़ाई को लेकर हम लोग रोडों पर हल्ला बोल करने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों को हरदोई के पुलिस प्रशासन ने रोकने का कार्य किया है और हम लोग लगातार ऐसे लगातार करते रहेंगे और किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन किसानों का अपमान नहीं होने देंगे। वहीं सीतापुर की तहसील लहरपुर में बने लोहिया इंटर कॉलेज पर छात्रों के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगा है। आरोप है कि कॉलेज में सगे 3 भाई बहनों को स्कूल में चल रहे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उनकी फीस जमा नहीं थी और तीनों सगे भाई बहनों को कॉलेज प्रबंधन ने पूरे साल की फीस लेने के लिए घर वापस भेज दिया। इसके बाद छात्रों के अभिभावक ने कॉलेज मैनेजमेंट और अध्यापकों पर एक साथ पूरे साल की फीस और छात्रवृत्ति रिन्यूअल फॉर्म जमा करने के लिए 900 रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगा दिया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने एसडीएम को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। ये तीनों बच्चे मेरे लोहिया इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी कोविड-19 के चलते लगभग 6 महीने स्कूल बंद रहा। 15 अक्टूबर से स्कूल खुले। हमने 16 अक्टूबर को आकर के एडमिशन कराया, इन लोगों का 3000 रुपये जमा किया और अभी 8 तारीख कल जो है कि एग्ज़ाम में मेरे बच्चों को बैठने के लिए मना कर दिया, भगा दिया। तौकीर अहमद जो यहाँ पे हैं, किस लिए? फीस के लिए, फीस के चलते कहा फीस लेकर के आओ तभी बैठने देंगे वरना नहीं बैठने देंगे। फिर हमने फ़ोन पे बात की, हमने कहा भैया जनवरी में पैसा जमा कर देंगे और अभी इतने दिन से बंद था, अभी 3000 हमने जमा किया है। तो बोले ऐसा है स्कूल आपके हिसाब से नहीं चलता है और ये मेरे बच्चों के छात्रवृत्ति रिन्यूअल के फॉर्म जो हैं हमने करा के दिया था। तो ये तौकीर जो अध्यापक हैं तो इन्होंने 900 रुपये पर फॉर्म के हिसाब से उनको वेरिफिकेशन के लिए यानी कि सत्यापन के लिए मांगा, कहा कि तभी यहाँ से सत्यापन हो पाएगा। तो ये स्थिति है मेरे बच्चों की जो है कि इस प्रकार से विद्यालय में जो है कि अपमानित किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं चंदौली के फिरोजपुर गांव में शासन के निर्देश के बाद भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ चुका है। शासन की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं से गांव के लोग वंचित नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ अपात्र लोगों को उन योजनाओं का फायदा लगातार पहुंच रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले आवास, शौचालय, मनरेगा मजदूरी जैसे समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव की शिकायत की थी। इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के अधिकारियों ने टीम बनाकर जांच शुरू की। वहीं ग्रामीणों की शिकायत और धांधली से नाराज अधिकारियों की टीम ने सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को जमकर फटकार लगाई और जांच के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया कि गांव की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। क्या समस्या है बाबा आपका? समस्या यह है कि मतलब आवास मिलल है, नरेगा का नहीं, 10,000 नहीं मिलल उनमें का सफैया वाला। आवास के नाम पर आपसे पैसा भी लिया गया था? हाँ। कितना लिया गया था? और वह मतलब नरेगा वाला 10,000 20,000 रुपया लेवा पड़ो। क्या मामला है आपका? हमके आवास मिलल हुआ, खाली 2 किस्त मिलल है। अच्छा, आवास के नाम पर पैसे भी आपसे लिए गए थे? हाँ, 20,000 रुपया। कौन लिया था? बब्बन प्रधान ले हुआ। लखनऊ में एलटी कला अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर आज शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विद्यालय आवंटन को लेकर 29 अक्टूबर को पोर्टल खोला गया। इसके बाद 12 नवंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा गया है, जिसके बाद अब प्रदेश के अलग अलग जिले से एलटी कला के 138 अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही निदेशक से मिलकर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र की मांग भी की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र नहीं देती तो सभी अभ्यर्थी राजधानी के शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन पर बैठकर इसका विरोध करेंगे। हमारा प्रदर्शन यह है कि हम जो है एलटी कला के अहर्ताधारी शिक्षक हैं। हमारे साथ 12 सब्जेक्ट के टीचरों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हमारा 29/10/2020 को विद्यालय आवंटन के लिए पोर्टल ओपन किया था शिक्षा निर्देशालय ने और 7 तारीख तक हमको विद्यालय आवंटन के लिए समय दिया गया था। उसके बाद 12/11 को हमको जो है नियुक्ति पत्र निर्गत करना था, बट 12 से 1 महीना होने के बाद अभी तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है
इससे पहले हम 25/11 को निर्देशालय में आए थे, तो हमको श्री विनय पांडे सर ने और विकास सर ने हमको जो आश्वासन दिया था कि आपका जल्द से जल्द हम नियुक्ति पत्र जो है निर्गत करा देंगे। फाइल हमारी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची हुई है, या तो मुख्यमंत्री जी उसको जो है संशोधित दें, या अगर उसे वापस कर देते हैं तो हम तुरंत जो है आपकी जो है नियुक्ति पत्र निर्गत कर देंगे। बट अभी तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। 1 महीना हो गया है। आज फिर हम विनय पांडे सर से मिले, आज फिर हमको वही आश्वासन दिया गया है। पता नहीं, हम काफ़ी मानसिक, आर्थिक, हर तरह की पीड़ा को झेल रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आरोपों के मुताबिक सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही। संगठन के युवा मंडल के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि गोमती नगर थाने में तैनात अतिरिक्त कोतवाल रत्नेश सिंह के संबंध में कई तस्करों से हैं। वहीं आरोप है कि अपनी पूर्व तैनाती के दौरान बाराबंकी के हिस्ट्री शीटर और मॉर्फिन के तस्कर कासिम उर्फ शहीम से भी आरोपी पुलिसकर्मी ने 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। वहीं इस मामले में पुलिसकर्मी रत्नेश सिंह को लाइन हाजिर किया गया। में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं और जिनकी ये शिकायत है कि वो पिछले जो पूर्व तैनाती थी इनकी, उसमें ये तस्करों और हिस्ट्री शीटरों के साथ इनका संबंध थे, जिसकी शिकायत लेके हम पूर्वी डीसीपी के यहाँ आए थे। कौन कौन से वो पुलिसकर्मी हैं? हमने शिकायत दे दी है और बाकी उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कि इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जो आरोप है इन पे और जो हमारे संगठन के पास भी इनके कई शिकायतें आई हैं, इन पे आरोप है कि पिछली तैनाती में इन्होंने तस्करों और हिस्ट्री शीटरों से 50 लाख रुपया लेके उनका जाली पासपोर्ट बनवाने में रिपोर्ट भी लगवाई थी और बहुत से आरोप हैं, क्योंकि गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में अगर ऐसे अफसरों की तैनाती होगी तो ये आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। ये धर्मेंद्र यादव जी अभी आए थे, इनका एक शिकायती प्रार्थना पत्र ये लेकर के आए थे और इनको जो समस्याएं थी वो उन्होंने बताया है और इनका शिकायती प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और इस पर जांच की जाएगी और यदि इसमें जो तथ्य थे वो सही पाए गए तो जिसके विरुद्ध तथ्य पाए जाएंगे उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत लेकर आए थे? शिकायत क्या थी? हाँ, अभी कुछ थाने से कुछ शिकायतें हैं इनकी और कुछ इन्होंने जो उसमें तथ्य अंकित किए हैं तो उनके ऊपर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, नियमों के तहत बैड एंट्री जिनके ऊपर लगी होती है उनकी तैनाती कहाँ तक जाएगी पुलिस कमिश्नरेट में? इसकी भी जांच की जाएगी। ये भी जांच का विषय है कि यदि इस तरह का है तो इस तरह का जैसा कि इसमें अंकित किया गया है कि इसमें व्यवहार सही नहीं है, ये इसके ऊपर भी जांच की जाएगी और यदि अगर सही पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में एक शख्स की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक शहर के लोग एक दलित शख्स की पिटाई कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि वीडियो में नजर आ रहे पीड़ित के साथ कुछ लोग लूट की कोशिश कर रहे थे और इसका विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट शुरू की। इस वीडियो में 8 से 10 लोग नजर आ रहे हैं जो मारपीट कर रहे हैं। वहीं मार खा रहे दलित का नाम अमित बताया गया है, जो कि किक बॉक्सिंग का नेशनल खिलाड़ी भी है। इस मामले में पीड़ित अमित ने दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने दबंगों की जगह उसके ऊपर ही कार्रवाई की है। तो यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की और भी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।